तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वो श्रीनगर के बदामी बाग छावनी में गए। यहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े भी देखे। राजनाथ सिंह ने जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था। हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया और यही हमारा धर्म था। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से आतंकवाद पर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। हमने दिखा दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने भारत के मस्तिष्क पर वार किया तो हमने उनकी छाती पर वार किया। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के सामने बड़ा सवाल भी उठाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA की निगरानी में लिया जाना चाहिए। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसे दावों की भरमार है कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु केंद्र को भी निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ने इस बारे में बयान जारी किया है। IAEA ने साफ तौर पर यह कहा कि जो ये खबरें लीक की गई हैं ये पूरी तरह से गलत है। एक अखबार के साथ सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि हम उन रिपोर्टों से अवगत हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। IAEA के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर पाकिस्तान में किसी भी परमाणु सुविधा से कोई रेडिएशन या रिसाव नहीं हुआ है। साथ ही आपको बता दें, विदेश मंत्री S जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और POK पर ही बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड ही रहेगा। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that. एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन TRF का हाथ होने के सबूत सौंप दिए हैं। भारत ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े TRF को ग्लोबल आतंकवादी संगठन घोषित करने की भी मांग की है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF की पोल संयुक्त राष्ट्र में खोल दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सैंक्शंस कमेटी को बताया है कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के समर्थन वाला TRF है, जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हिस्सा है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट के सामने भी सबूत पेश किए और TRF को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की। I think it's good that India has designated them
for what they are. It is clearly a terrorist group. भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को वैश्विक मंच तक पहुंचा दिया है। भारत अब हर मंच पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब कर रहा है, चाहे वो सैन्य ऑपरेशन हो या कूटनीतिक दबाव। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। एयर स्ट्राइक से भारत ने पाकिस्तान का पसीना छुड़ाया और उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगा है, लेकिन भारत ने उसकी इंटरनेशनल घेराबंदी भी शुरू कर दी है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। देखिए हमारा खास प्रोग्राम पिक्चर अभी बाकी है 7:57 पर सिर्फ आवाज अड्डा में। पाकिस्तान की संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों ने एक शर्मनाक सच्चाई उजागर की है। पिछले 3 सालों में 50,000 पाकिस्तानी नागरिक दुनिया के अलग अलग देशों में भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। सिर्फ इस साल यानी 2025 में ही अब तक 552 पाकिस्तानी भीख मांगने के आरोप में वापस देश भेजे गए हैं। साल 2024 में यह आंकड़ा 4850 का था। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं। खास बात यह है कि पंजाब, सिंध जैसे अमीर माने जाने वाले प्रांतों के लोग भी इस फेहरिस्त में शामिल हैं। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया। उन्होंने आईएमएफ पर भी निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा देश है। हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को कर्ज देते हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को फंड देते हैं ताकि आईएमएफ गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। शोपिया के बाद जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने आज 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक आतंकी कमांडर आसिफ शेख भी मारा गया है। अधिकारियों ने बताया कि तीनों आतंकवादियों की पहचान आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बल इलाके की पूरी घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि अभी आप देख सकते हैं अभी भी यहां पे ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। उसमें आसिफ शेख भी मारा गया है जो जेईएम का कमांडर बताया जा रहा है, और उसके साथ में 2 और मिलिटेंट मारे गए और तीनों लोकल मिलिटेंट्स थे, यानी आसिफ शेख, यावर और आमिर बताया जा रहा है मारे गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी इस पूरे एरिया में कॉर्डन लगातार है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। क्या कोई इस एरिया में और मिलिटेंट है यह क्या पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक फॉरेस्ट एरिया भी है इर्द गिर्द, यानी फॉरेस्ट में मिलिटेंट छुपे रहते थे। लेकिन यहाँ पे एक मकान के अंदर ये एनकाउंटर हुआ और अभी ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज श्रीनगर के लाल चौक और पहलगाम में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 13 मई से 23 मई तक देश भर में निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा। क्या इस बार चित्रजीवी नहीं बचेंगे, चित्रजीवी भी सत्ता से जाएंगे। जो दुश्मनों के लिए होती है तो मिसाइल वो सेल्फी पॉइंट नहीं बन सकता है। चित्रजीवियों को कम से कम ये स्वीकार करना चाहिए, जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो।
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ राजद्रोह मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इस फैसले को विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नया बयान देकर सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बात की और उन्हें भारत में उत्पादन नहीं करने को कहा है। इस पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं असीम मनचंदा। पिछले कुछ सालों से एप्पल लगातार भारत में आईफोन का उत्पादन बढ़ा रहा है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो भारत ने करीबन 2 लाख करोड़ रुपए के फोन का निर्यात किया है। इसमें से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईफोन का निर्यात हुआ है। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान देकर के सबको चौंका दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बात की है और उन्हें भारत में आईफोन का उत्पादन नहीं करने की नसीहत दी है। हालांकि जानकारी ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भारत के ऊपर टैरिफ डील के ऊपर दबाव बनाने को लेकर के हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत के अंदर टैरिफ काफी ज्यादा है और भारत को कुछ भी चीज बेचना काफी नामुमकिन है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने उनको डील दी है और वो जीरो टैरिफ के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में लगातार बायलैटरल ट्रेड के ऊपर डिस्कशन अभी भी जारी है। तो हो सकता है कि उनका ये बयान जो बयान है इस बीच निकल करके आया है। हो सकता है यहाँ पर एक वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर काफी सारी क्लैरिटी हमको मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी की मुलाकात कतर में दोहा में हुई है और ट्रंप इन दिनों खाड़ी देशों की यात्रा पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो मुलाकात है रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और साथ ही साथ इस मौके पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भी मौजूद थे। तो खाड़ी देशों की यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और आप देख सकते हैं कतर के दोहा में ये मुलाकात मुकेश अंबानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी ने कोर्ट से एजीआर के ब्याज और पेनल्टी माफ करने की मांग की है। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम से। तो असीम, बताएं वोडाफोन आइडिया की याचिका में क्या मांग रखी गई है? एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज कर दी थी और यह साफ कर दिया था कि टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर की रकम चुकानी होगी। इसको लेकर के जो टेलीकॉम कंपनियां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दी और उसके बाद कुरेटिव याचिका भी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने आज ये मामला चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि ये कंपनी के अस्तित्व का सवाल है। टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन को बनाए रखना काफी जरूरी है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार की इस कंपनी के अंदर 49% की हिस्सेदारी है। ऐसे में कंपनी ये डिमांड कर रही है कि कंपनी को जो इंटरेस्ट लगाया है, जो पेनल्टी लगाई है और जो इंटरेस्ट के ऊपर पेनल्टी लगाई है जो कि 30,000 करोड़ रुपए तक की है, इसको माफ किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आज इस पर मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई 19 मई यानी सोमवार को करेंगे। तब देखना होगा कि इनकम जो वोडाफोन आइडिया उसको राहत मिलती है या नहीं। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश सुपर हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1200 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 395 पॉइंट की बढ़त हासिल की। आज निफ्टी 7 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी लगभग 7 महीने बाद 25,000 के पार बंद हुआ है। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही। वहीं बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं मेरे सहयोगी आशीष वर्मा से। तो आशीष जी, बताएं आज कैसा रहा बाजार का हाल और अब तक बाजार की पिक्चर कैसी दिखी? जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। दरअसल ये पूरा हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग रहा। सोमवार को आपको याद होगा वीकेंड के बाद समीकरण जो बदले थे, उसके बाद रिकॉर्ड तेजी भारतीय बाजारों में। हाँ, उसके बाद मंगलवार के दिन हमने थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ देखा था और उसके बाद वेडनेसडे और इवन आज के दिन भी इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। आधे दिन तक ऐसा लगा कंसोलिडेशन के मूड में है।
पर वो 1 बजे के आसपास अचानक मोमेंटम तूल पकड़ना शुरू हुआ और एक बार वो 24,800 के जो एक नियर टर्म अड़चन थी भारतीय बाजारों के लिए, एक्सपायरी का दिन था आज, एक बार 24,800 के पार निकला तो उसके बाद पलट के नहीं देखा भारतीय बाजारों ने और वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 25,000 के स्तरों के ऊपर भी हमने कामकाज होता हुआ देखा और कई सारी इंपॉर्टेंट पॉकेट्स थी। लोअर लेवल से बैंक्स में गजब की रिकवरी थी, हेवीवेट आईटी सपोर्टिव हो गए सेकेंड हाफ में, ऑटोज आज सुबह से परफॉर्म कर रहे थे और ग्लोबल मूड माहौल के बैकड्रॉप पे मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस था। इंडिविजुअल स्टॉक्स में पूरा ऑटो का स्टैक आपकी स्क्रीन पर आएगा, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी का टॉप गेनर हो या फिर टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, मारुति, सब में अच्छी तेजी थी। आईटी में हाँ परसेंटेज के लिहाज से एचसीएल टेक अच्छी मजबूती में था, लेकिन हैवीवेट इन्फोसिस देखिए बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिली। फाइनेंशियल्स, अब उसमें कोई श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे, लेकिन हाईलाइट रहे वो आईसीआईसीआई बैंक, वो एचडीएफसी बैंक, दोनों हैवीवेट्स अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। और इन सब में एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक मत भूलिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में एक सेक्टर है और उसका इंटरडे चार्ट भी स्क्रीन पर आएगा, बढ़िया मूव्स उसमें बनते हुए नजर आए। तो कई सारे हैवीवेट्स थे जो आज के इस मोमेंटम को, आज की तेजी को एक्सपायरी के दिन ड्राइव करते हुए नजर आए। शुक्रिया आशीष जी इस पूरी जानकारी के लिए। प्राइम सिक्योरिटीज के एमडी एन जय कुमार ने मार्केट आउटलुक पर हमसे खास चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समय बाजार का टेक्सचर काफी कंस्ट्रक्टिव लग रहा है। आगे यूएस मार्केट से निवेशकों का भरोसा घटेगा। उनके मुताबिक यूएस की पॉलिसी में अब स्थिरता नहीं दिख रही है। ट्रस्ट यूएस मार्केट्स में था, वो मेरे हिसाब से वो ट्रस्ट, विश्वास वो काफी हद तक उठ चुका है। 30-year बॉन्ड जो है, लॉन्ग बॉन्ड जिसको कहते हैं, वो 5% तक आ चुका है। 4.5% इज अ 10-year बॉन्ड और 2 साल का जो है वो ऑलरेडी 4% क्रॉस कर चुका है। ये बहुत ही, मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका अगर अपना डेट रीफाइनेंस नहीं कर पाता, इसका मतलब पैसा अमेरिकन मार्केट से, हालांकि इक्विटी मार्केट्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, लेकिन डेफिनेटली बॉन्ड से पैसा बाहर जा रहा है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? या तो स्विस फ्रैंक में, या फिर यूरो में, या फिर थोड़ा बहुत बिटकॉइन में, या फिर गोल्ड में, या इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटीज में। ये 5 नए एसेट कैटेगरीज हैं जो हर डिप में खरीदे जा सकते हैं। और जो फॉरेनर्स इंडियन मार्केट नहीं आ रहे थे अभी तक, आप ये देखोगे कि वॉर के दौरान भी एवरीडे दे वर बायर्स, एंड हर डिप में मुझे लगता है फॉरेन पैसा आएगा, एलोकेशन का पैसा आएगा जो इमर्जिंग मार्केट में जाता है, और अगर एलोकेशन नहीं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगा। वहीं बाजार का आज का हीरो ऑटो सेक्टर रहा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज करीब 2% ऊपर रहा। हीरो मोटो में 5% की जोरदार तेजी देखने को मिली और इसके पीछे पीछे दूसरे 2 व्हीलर्स में भी मजबूती रही। तो 2 व्हीलर्स में क्यों है फुल रफ्तार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। डेफिनेटली जैसे कि आपने भी मेंशन किया, रफ्तार तो है डेफिनेटली, स्पीड जो है अपने 2 व्हीलर सेक्टर ने बढ़ा ली है काफ़ी ज़्यादा। इस टाइम पे अगर पूरे के पूरे ओवरव्यू की बात करें तो देखिए अर्निंग 2 स्टॉक्स की आ गई है और 2 की अभी आनी बाकी है। तो जो अर्निंग्स आई है, जो स्ट्रीट ने एस्टिमेट लगाया था वहाँ से मजबूत आई है, साथ में जो मैनेजमेंट की तरफ से कॉमेंट्री आई है, आउटलुक आया है, गाइडेंस आया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में है, जिससे ओवरऑल जो मार्केट का ऑटो शेयर्स को लेकर सेंटिमेंट है वो सुधरता हुआ नजर आया है। इसके बाद IMD के मुताबिक इस बार अनुमान ये जताया जा रहा है कि जो मॉनसून है वो टाइम से पहले आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते एंटिसिपेशन ये भी है कि जो ऑटो की बिक्री है वहां पे हमें अच्छी खासी एक रफ्तार देखने को मिल सकती है और इससे जो रूरल डिमांड है उसको तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि जो अर्बन डिमांड भी है वहां पे भी तेजी की उम्मीदें जताई जा रही है। यही नहीं बल्कि जो शादियों का मौसम है वो आने वाला है, जून जुलाई में शादियों का मौसम शुरू हो जाएगा, तो उसके चलते भी जो डिमांड है उसको अच्छा खासा हमें बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए अभी नंबर्स आए थे, नंबर जैसे कि मैंने मेंशन भी किया तो हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले थे। अगर हम देखें इस टाइम पे हीरो मोटोकॉर्प के नंबर, तो कंपनी का जो मुनाफा है हमें करीब 6.5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि जो मार्जिन ग्रोथ है वो हमें फ्लैट साइड में देखने को मिली थी, बट एट द सेम टाइम टीवीएस मोटर्स की बात करेंगे तो मुनाफा करीब 76% बढ़ा था। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम भी है और साथ में अगर मार्जिन ग्रोथ देखें तो 14% पे वो रजिस्टर होती हुई दिखाई दी थी और मार्जिन ग्रोथ जो पिछले साल सेम क्वार्टर में देखी थी वो 9% के आसपास थी।
थी, यानी कि उछाल काफी अच्छा खासा देखने को मिला था। कल आयशा मोटर्स के नंबर आए थे, वो भी जो बाजार ने अनुमान लगाया था वहां से काफी अच्छे नतीजे हमें देखने को मिले थे। अगर रॉयल एनफील्ड की बात करें तो जो इस क्वार्टर में उनकी सेल्स रही है, काफी शानदार सेल्स देखने को मिली है। 2,80,000 यूनिट जो कंपनी ने रॉयल एनफील्ड को बेचा है। यही नहीं बल्कि कंपनी ने माइलस्टोन भी टच किया है। माइलस्टोन ये है कि फिस्कल ईयर 25 की बात करी जाए तो कंपनी ने 10 लाख बाइक बेची है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगर हम बात करें तो 23% का यहाँ पे हमें इजाफा भी देखने को मिला है। यानी कि जो रॉयल एनफील्ड है, जिसको हम आमतौर पे आम भाषा में बुलेट के नाम से भी जानते हैं, तो लोगों के बीच वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और उसकी जो सेल्स है वो ज़ोरों शोरों से भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं आपको एक पिक्चर और ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पे मार्केट शेयर की। अगर हम मार्केट शेयर की इस टाइम पर बात करें फिस्कल ईयर 24 और फिस्कल ईयर 25 की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मार्केट शेयर रहा है। हालांकि अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करेंगे तो इसके मार्केट शेयर में थोड़ा सा हमें डाउनग्रेड देखने को मिला है, लेकिन होंडा का मार्केट शेयर देखिए बढ़ता हुआ नजर आया, टीवीएस मोटर्स बढ़ता हुआ नजर आया, बजाज ऑटो में हमें स्लाइट डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन रॉयल एनफील्ड का जो मार्केट शेयर है वो जस का तस उसी तरीके से हमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम अर्निंग्स की बात करें फिस्कल ईयर 25 और फिस्कल ईयर 24 की, तो अर्निंग्स में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। चाहे आप बात हीरो मोटोकॉर्प की कर लीजिए, टीवीएस मोटर्स की कर लीजिए, बजाज ऑटो की कर लीजिए या फिर रॉयल एनफील्ड की कर लीजिए, तो नंबर्स हमें अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ ही साथ एंटिसिपेशन ये है कि आगे भी नंबर इसी तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे। यानी कि ओवरऑल जिस्ट ऑफ द स्टोरी ऑटो शेयर में स्पीड है। तो बाजार में तेजी के बावजूद आज परसिस्टेंट सिस्टम में दबाव देखने को मिला। परसिस्टेंट में क्यों हो रही है गिरावट, पूरी वजह बता रहे हैं यतिन मोता। स्टॉक में इंट्राडे में लगभग 4% की डिक्लाइन हमने देखी। अभी भी स्टॉक लगभग 2% नीचे है। क्यों स्टॉक नीचे, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका से जुड़ी हुई ये खबर है। अमेरिका में उनकी सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी यूनाइटेड हेल्थ में काफ़ी सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हुए हैं। इनफैक्ट अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस हफ्ते स्टॉक में लगभग 15 से 18% की गिरावट हमने देखी है। कंपनी के सीईओ एंड्रू विटी ने कंपनी छोड़ दी है और एनुअल गाइडेंस जो है 2025 साल का वो इन्होंने स्थगित कर दिया है, यानी सस्पेंड कर दिया है। अगर हम बात करें क्या है इशू, मेडिकेयर फ्रॉड से लेकर इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशंस मैनेजमेंट पे लगे हैं, जिसके कारण अब वहाँ के न्यूज़पेपर्स का कहना है कि शायद एक बड़ी प्रोब होगी। क्यों यूनाइटेड हेल्थ इंपॉर्टेंट है परसिस्टेंट सिस्टम के लिए, क्योंकि इनके हेल्थ केयर वर्टिकल का ये सबसे बड़ा क्लाइंट है, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट्स। और अगर हम बात करें तो यूनाइटेड हेल्थ में किसी भी प्रकार की कॉस्ट कटिंग, किसी भी प्रकार की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का पोस्टपोनमेंट परसिस्टेंट के ग्रोथ पे इंपैक्ट करेगा, जो कि मिड कैप आईटी सेक्टर में सबसे वैल्यूएशन वाइज महंगी कंपनी है। इसके अलावा परसिस्टेंट को 60% रेवेन्यूज जो हैं हेल्थ केयर सेगमेंट और उसके अराउंड मिले हैं इंक्रीमेंटली। तो कहीं ना कहीं अगर हम यूनाइटेड हेल्थ की दिक्कतों की बात करें तो क्लियरली उसका असर आज परसिस्टेंट सिस्टम्स के शेयर्स पे देखने को मिला है। अब बात करेंगे गोल्ड प्राइस की। सोने की कीमतें 5 हफ्तों के निचले स्तरों पर पहुंच गई हैं। अब तक रिकॉर्ड हाई से दाम 8,000 से ज्यादा गिर चुके हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। वेल एब्सोल्युटली अच्छी खासी मुनाफा वसूली, और जैसे आपने कहा भारतीय बाजारों में 8,000 रुपए से ज़्यादा की गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो $3,500 पर आउंस का ऑल टाइम हाई था। 3150 के हमने अब लोज बनते हुए देखे हैं, यानी कि $350 की गिरावट है, जो कि 10% की गिरावट है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पर सोने में 5 हफ्ते के लोज पर यहाँ पर कारोबार है और बाजार मानता है कि कुछ और मुनाफा वसूली के लिए आपको यहाँ से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सोने में तेजी देखने को मिली थी वो थोड़े से ईज ऑफ होते हुए नजर आए हैं। यूएस एंड चाइना ट्रेड अग्रीमेंट हमने टेम्पररी ही सही, 90 दिन के लिए ही सही, लेकिन कुछ थोड़ा सा वहां पर टेंशन्स कम हुई हैं तो उसकी मुनाफा वसूली यहां पर आते हुए देखी है। साथ ही यूएस ने कहा है कि चाइना ही नहीं यूके के साथ जिस तरह का करार हुआ और प्रोग्रेस ऑफ कॉन्वर्सेशन यहां पर इंडिया, जापान, साउथ कोरिया के साथ भी अच्छी है, तो वो भी सोने ने यहां पर लिया और मुनाफा वसूली हमने बनते हुए देखी। अगर आप यूएस में CFTC का डेटा देखें तो आप देखेंगे कि वहां पर जो लॉन्ग पोजिशंस है वहां पर हमने प्रॉफिट टेकिंग और वाइंडिंग होते हुए देखी है। कुछ रिडेम्पशंस यहां पर ETFs में भी बनते हुए नजर आई हैं, तो उसका भी सीधा असर यहां पर प्राइसेस में है। साथ ही यूएस ने सीरिया के सैंक्शंस हटा दिए हैं। हमने एक और चीज़ जो यहाँ पर आते हुए देखी है वो ये है कि वो जो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो थोड़े ऑन द वीकर साइड आए हैं। पिछले एक हफ्ते में सोने ने 5% यहाँ पर गंवाया है और बाजार मानता है कि $3,070-3,000 पर आउंस तक के लेवल्स भी यहाँ पर अब गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। जो सारी न्यूज़ है सोने में फैक्टर इन हो चुकी है। यहाँ से कुछ बहुत बड़ी खबर आती है, चाहे वो ट्रेड टैरिफ्स को लेकर है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर है, तो हम सोने में बाइंग आता हुआ देखेंगे, लेकिन फॉर द नियर टर्म
सेल ऑन रैलीज की स्थिति फिलहाल यहां पर सोने में बनती हुई नजर आ रही है। कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन, 90,000 के लेवल्स इंडियन मार्केट्स में टूटते हुए नजर आ सकते हैं और जो सपोर्ट लेवल्स ब्रोकरेजेस लगा रहे हैं वो अब 88,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स के हैं, यानी कि कुछ और मुनाफा वसूली अब बाकी है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटते हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिल को मंजूरी देने की समय सीमा पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। डिटेल्स लेते हैं असीम से। असीम, बताएं राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से क्या सवाल पूछे हैं और क्यों? तमिलनाडु के गवर्नर लगातार तमिलनाडु सरकार के बिलों को पारित करने में देरी कर रहे थे। तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए कि उनके जो भी बिल अभी तक पेंडिंग है वो ऑटोमेटिकली पारित हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति को निर्देश दिए कि 3 महीने से ज्यादा तक अपने बिलों को यहाँ पर पेंडिंग नहीं रख सकते। तो इसको लेकर के पहले भी जानकार कह रहे थे कि एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। ये कहा गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को किसी तरह के निर्देश दे सकता है, क्या उनको समय सीमा दे सकता है? तो इसको लेकर के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगा। संविधान के आर्टिकल 143(1) के तहत ये क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। उसमें करीब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से करीबन 14 सवाल पूछे और उनसे पूछा गया कि क्या आर्टिकल 200 के तहत जो राष्ट्रपति को अधिकार मिले हैं उसके ऊपर किसी तरह का निर्देश उनको दिया जा सकता है या नहीं दिया सकता, या फिर राष्ट्रपति को किसी भी तरह की समय सीमा दी जा सकती है नहीं दी जा सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को इन 14 सवालों का जवाब देना, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाए और इन सब सवालों के ऊपर क्लैरिटी दे। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। देश में गिग वर्कर्स को पेंशन मिलने का रास्ता साफ होने वाला है। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय अगले महीने तक कैबिनेट में प्रस्ताव भेज सकता है और ओला, उबर और अमेजन जैसी कंपनियों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी है। साथ ही आपको बता दें, इसके लिए बिलिंग अमाउंट का 1.5 से 2% कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कंपनियों की तरफ से EPFO में। और साथ ही साथ ये जो गिग वर्कर्स हैं इनके पास पेंशन पाने के लिए 2 विकल्प भी दिए जाएंगे। पहला विकल्प ये मिलेगा कि जो राशि जमा की है उसे आप ब्याज के साथ एक मुश्त ले सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि जो जमा राशि है उसके मुताबिक हर महीने तय पेंशन लेने की सुविधा दी जाएगी। भारत में तुर्की की एविएशन कंपनियों पर सरकार की नजर है। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद तुर्की के भारत विरोधी रवैये के बाद कई सांसदों ने कंपनी की मौजूदगी के खिलाफ सरकार को चिट्ठी लिखी है। एयरलाइन से लेकर ग्राउंड हैंडलिंग तक तुर्की की कंपनियां भारत में मौजूद हैं। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। भारतीय एविएशन में तुर्की की कंपनियों की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है और ये एक चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान विवाद में तुर्की ने भारत के खिलाफ रुख अपनाया है उसके बाद से बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है। कई सारे सांसदों ने भी चिट्ठी लिखी है सरकार को कि इन कंपनियों की जो प्रेजेंस है उसको रिव्यू किया जाए, और जो सूत्र हमें बता रहे हैं सरकार इसे रिव्यू कर रही है, खासतौर पर स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में और जो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज हैं उसमें खासतौर पर। जो मुख्य कंपनियाँ भारत में एविएशन में तुर्की की हैं उनमें सबसे जो पहला नाम आता है वो है टर्किश एयरलाइंस। भारत में 11 डेस्टिनेशंस में इनकी उड़ानें हैं, लेकिन इससे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंडिगो के साथ इनकी साझेदारी, एक कोड शेयर एग्रीमेंट है। और जब भी इंडिगो को वेट लीज की ज़रूरत पड़ती है तो वो तुर्की की जो टर्किश एयरलाइन है उनसे वो एयरक्राफ्ट लेती है। एक दूसरी कंपनी जिसको लेके और ज़्यादा चिंता है और वो है चेलेबी। ये टर्किश कंपनी का एक इंडियन सब्सिडरी, और इसको लेकर विवाद क्यों है? इसको लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि भारत के 8 एयरपोर्ट्स पे ये ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज देती है और ये सारे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद इस वक्त बढ़ रहा है। एक और कंपनी है टर्किश टेक्निक, ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है और ख़ास बात है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो इन दोनों के साथ ही इसकी तकनीकी साझेदारी है। और अब जो मांग हो रही है कि इन कंपनियों का जो रोल है उसे रिव्यू किया जाए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आजकल किसी भी सामान की रिपेयरिंग इतनी मुश्किल और महंगी हो गई है कि इससे अच्छा नया सामान खरीदना लगता है। क्या आपको पता है कि ये राइट टू रिपेयर की कमजोरी है? क्या है राइट टू रिपेयर? आज देखिए कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा इसी पर हम करेंगे शाम 5:57 पर।